मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स हुए थे 1991 जून के आसपास, जहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी और फिनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने, जिसकी वजह से नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा। अपने पास 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रह गया था। इसके बाद अपन इंटरनेशनली इंसॉल्वेंट हो गए होते। अपने अपना जो महंगाई का दर 16.7% था, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मजबूरी में हमको इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 लाना पड़ा। बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रीडम देता था। अब तक सब कुछ बंधा हुआ था देश में, हर चीज में गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। तो मूल उद्देश्य क्या था इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि टू प्लंज द इंडियन पॉलिसी इनटू द एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वेयर द वर्ल्ड इज वन मार्केट। अब इंडिया के लिए वर्ल्ड वन मार्केट नहीं था, क्योंकि इंडिया में फॉरेन की कंपनीज आसानी से आ नहीं सकते थे, क्योंकि लाइसेंसिंग और ये सब कायदे कानून बहुत सख्त थे। वैसे कोका कोला आईबीएम भी इंडिया में था 1970s में, उसको भगा दिया गया था। सो देखा जाए तो अपने देश में कोका कोला भी नहीं मिलता था 1991 के आसपास। सो जब गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन अलाउड किया तो फॉरेन के कंपनीज, मुझे याद है सबसे पहले आई थिंक फोर्ड आया था इंडिया में 1995 से, उन्होंने बिक्री शुरू किया था फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ। फिर धड़ाधड़ मर्सिडीज और फिर आगे चलकर टोयोटा, hyundai, सब फटाफट आना शुरू हो गया। उस समय डेव कंपनी था, मेटिस जो गाड़ी थी। फिर बाद में उसको जनरल मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया था। फिर शेवरोले, जनरल मोटर्स में शेवरोले इंडिया में आ गया था। तो बहुत सारे कंपनीज बाद में इंडिया में आए। तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में तब तक कंसेप्ट ही नहीं था। इंडिया बाहर के कंपनीज को आने देता ही नहीं था। तो 1991 के बाद में इंडिया ने अपना इकोनॉमी बाहर के देश के लिए ओपन अप किया, बाहर के कंपनीज इंडिया में आना शुरू हो गए। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था वाज इन्फ्लेशन रेट को कम करना। उस समय इन्फ्लेशन दर 16.7% था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 16.7 रुपया मतलब ऐसा सोचो ना, 100 रुपए का पेट्रोल सडनली हो गया 116 रुपया, जो कि इस साल हुआ है। अब महंगाई में क्या होता है, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? परसेंटेज रेट ऑफ द प्राइस गोइंग अप। मतलब क्या होता है, वस्तु के दाम बढ़ते हैं, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो तुम 50 रुपए में 1 लीटर करोगे, भरोगे। अब 100 रुपया हो गया, प्राइस बढ़ गया, बट 100 रुपए में आ, बढ़ गया, 100 रुपया हो गया 1 लीटर का। तो 50 रुपए में जो तुम पहले 1 लीटर भराते थे, अभी आधा ही लीटर भरा पड़ोगे। सो इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु का दाम बढ़ता है, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गवर्नमेंट ने, यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि गरीबों के हालत खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वस्तु के दाम महंगे, उनको अफोर्ड नहीं हो रहा है, और भी महंगे हो गए तो उनका डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। थर्ड बहुत ज्यादा जरूरी था, टू करेक्ट द डिस इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो आपको समझना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 80 रुपए का, मतलब हमने गुड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स है ना, सॉफ्टवेयर बेचा 80 रुपए का, अपने को फॉरेन के देश से कितना मिलेगा? 80 रुपया। हम इंपोर्ट करते हैं 100 रुपए का, हमको कितना बाहर पेमेंट करना है? 100 रुपया। सो देखा जाए तो हम -20 में हुए। हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको, जैसे अमेरिका से 100 रुपए का खरीदा, हमको अमेरिका को 100 रुपए देना पड़ेगा, -100, क्योंकि अपने देश से जा रहा है। और अपन ने जर्मनी को एक्सपोर्ट किया तो जर्मनी से आना है 80 रुपया। सो दिस -100 + 80, फिर भी -20 बच जाता है। तो इसको डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इफ यू सी, पिछले 50 साल के हिस्ट्री में, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर 3 महीने का पकड़ो, अप्रैल में जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे क्वार्टर पकड़ो, तो 4 से 5 बार ही अपना पॉजिटिव रहा है।
एक तो कोविड में अपने को देखा जाए तो फायदा हो गया, लेकिन हमेशा इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम मतलब नेगेटिव ही रहता है, इक्विलिब्रियम मतलब पॉजिटिव, डिसइक्विलिब्रियम मतलब अपना इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। और अपना डिसइक्विलिब्रियम होना भी सही था ना, फॉरेन कंपनीज इंडिया में नहीं आ रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट डॉलर्स इंडिया में आ नहीं रहा था, पर इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसके जैसे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को पे करना पड़ रहा था। तो डिसइक्विलिब्रियम तो रहना ही था। अभी अभी डिसइक्विलिब्रियम थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी अच्छा है आजकल। जो मोबाइल बिल्स है, जो 5 लाख करोड़ का जितना मोबाइल अपन इंपोर्ट करते थे, अभी लगभग इंडिया में बनना शुरू हो गया है, तो वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी बहुत सारे इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होते हैं। 70-80% तो अभी भी अपन नहीं बनाते, लेकिन वो भी ग्रेजुअली बनाना शुरू कर देंगे। टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ सकता था जब फॉरेन के कंपनीज ही नहीं आ रहे? अच्छा, जो 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर 2-3% से ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जमीन में यदि 100 किलो गेहूं निकलता है तो 125 एक झटके में कैसे निकलेगा? वो 101, 102, 103। सो अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% ही था, और अपना देश 1991 में एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट था। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था सॉफ्टवेयर, दैट इज सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर तो अपने देश में पहले से ही कंट्रीब्यूट करता आया है। तो जैसे ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगे, वस्तु बनाएंगे, तो आउटपुट बढ़ेगा, तो ग्रोथ रेट होगा, और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम कम होगा, है ना? सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए फॉरेन के कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,000 करोड़ रुपए एक साथ लेकर आएंगे। 1,000 करोड़ फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज। उसके बाद लोगों को नौकरी मिलेगा, क्वालिटी गुड्स बनेगा, उसमें से कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज और भी अंदर आएगा। सो ये सब अपने लिए बोनस था। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब पाकिस्तान के पास आज के तारीख में 30,000 करोड़ रुपया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अपने पास ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है। 45 लाख करोड़ अपने पास है, जो अपन वर्ल्ड के आई थिंक 5th नंबर पे आते हैं। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो वर्ल्ड में हम 5th नंबर है, जिसके पास इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज है। सबसे ज्यादा तो सीधी बात है अमेरिका के पास है। सो सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उस समय तो ये हालत था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अपने पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। 2 हफ्ते बाद अपना देश डूब रहा था, डूबने वाला था। आज तो अच्छा, अपन ने जापान से भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इनकेस हमको फॉरेन एक्सचेंज का सडन इमरजेंसी आता है, और यदि हमारे पास कमी रह जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो जापान अपने को 1 लाख करोड़ का इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज का कर्जा देगा, इन दैट इमरजेंसी। पाकिस्तान के पास तो 30,000 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ है। उनको तो 2-5 हजार करोड़ मिला तो भी उनके लिए काफी बड़ी चीज हो जाती है। उसके बाद में, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट बनता है, उस बजट में 2 भाग रहते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का आमदनी। जैसे तुमको पॉकेट मनी दिया 1,000 रुपया, और तुम्हारा खर्चा हुआ 1,200 रुपया, तो तुम -200 में पहुंच गए। तुमने कर्जा लेकर 200 रुपया का खर्चा किया। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है, अब फिस्कल डेफिसिट रहा, पैसा शॉर्ट रहा, तो उसको भरपाई करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेना मतलब ब्याज। या तो फिर तुम संपत्ति बेचो। संपत्ति गवर्नमेंट कैसे बेचता है? एक कंसेप्ट है डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट के जैसे BHEL, मारुति में 5,000 करोड़ के शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने वो शेयर्स बेच दिए। अभी गवर्नमेंट के मारुति में कोई भी शेयर्स बचे नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो पैसा बंदोबस्त करना है, उसके भी लिमिटेशन रहते हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स एक हद तक बेचेगा, एक समय बाद गवर्नमेंट के पास सारे कंपनीज जो भी है, अभी भी गवर्नमेंट के पास कुछ कंपनीज के शेयर्स है, जैसे LIC का शेयर्स जो गवर्नमेंट का है वो मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट को अच्छा खासा 50,000 करोड़ के ऊपर मिलना चाहिए उस पर। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का भी 87% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है।
वो गवर्नमेंट ने बेच दिया तो गवर्नमेंट को भी 25-30 हजार करोड़ तो आराम से मिल जाएगा। तो बोलते हैं ना, फिजिकल डेफिसिट कम से कम रखना, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का आमदनी बैलेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, ये तो जबरदस्त प्रॉब्लम था उस समय, क्योंकि फ्री फ्लो था ही नहीं गुड्स का, हम आने देते नहीं थे किसी को। अभी थोड़ा सा आसानी कर दिया है कि आजकल तुम देखो फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो भी बोलो, इंडिया में सब कुछ है। सिर्फ टेस्ला का एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि जो इंडिया, टेस्ला चाइना में बनाता है, चाइना में बेचता है, अमेरिका में बनाता है, अमेरिका में बेचता है। बट टेस्ला चाहता है कि टेस्ला के जो कार्स इंडिया में आए, गवर्नमेंट 100% जो कस्टम ड्यूटी है उस पर $40,000 के ऊपर, यदि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अपन ने इम्पोर्ट किया तो उस पर इट कैन गो टू 60% टू 100% चला जाता है। तो वो माफ करे, और गवर्नमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने माफ कर दिया तो टेस्ला इंडिया में कार बनाएगा ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेस्ला के बीच में बहुत टाइम से डिस्कशंस चल रहा है। टेस्ला इंडिया में लग तो रहा है, बनाना नहीं चाहता। वो ऑलरेडी बनाए हुए चाइना, अमेरिका, वहां से देना चाहता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि टेस्ला इंडिया में प्लांट डाले, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, कार्स बनेंगे इंडिया में बिकेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगा, ई व्हीकल्स का बढ़ावा मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है ना। तो अभी टेस्ला अभी तक आया नहीं इंडिया में, लेट्स सी। और लास्ट में, और इसमें क्या पॉइंट था और भी, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस फ्री फ्लो हो सकता है, लेकिन हर चीज का नहीं। तुम गुड्स एंड सर्विसेज एक देश से दूसरे देश में जाना अलाउड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे देश के इकोनॉमी को खतरा हो, जैसे कि ई व्हीकल, यदि टेस्ला को सस्ता कर दिया गवर्नमेंट ने और 30 लाख करोड़ की गाड़ी आ गई इंडिया में, तो बहुत सारे मर्सिडीज बेंज को इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि टेस्ला ई व्हीकल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इंडिया के 30-35 लाख वाले बहुत सारे गाड़ी गिर जाएंगे। इसलिए इंडिया में बनाना जरूरी है। और लास्ट में, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तुम मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले टेलीफोन में सिर्फ बीएसएनएल था, प्राइवेट नहीं था, प्राइवेट आ गया। पहले सिर्फ एलआईसी था, प्राइवेट नहीं था, अभी प्राइवेट आ गया। एयरलाइन में सिर्फ एयर इंडिया था, प्राइवेट नहीं था, प्राइवेट आ गया। तो अभी धीरे धीरे, जहां जहां, अभी तो इंडियन रेलवेज में भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, धीरे धीरे उसको भी गवर्नमेंट प्राइवेट कर रहा है। अभी तो एयर इंडिया को बेच दिया गवर्नमेंट ने टाटास को, क्योंकि एयर इंडिया 50,000 से लाख लाख करोड़ का घाटा कर रहा था। नाउ लेट एयर इंडिया को गवर्नमेंट का को संभाले, प्राइवेट लोग को संभालने दो, गवर्नमेंट देश संभालो, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरे का पूरा 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक करो तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।